हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के, ठीक है ना, अनसॉल्व्ड पेपर को शुरू कर चुके हैं, ठीक। और ये है अनसॉल्व्ड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना भाई। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, अनसॉल्व्ड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में इसके 2 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कहानी को, ठीक। अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप, क्या भैया 25 फरवरी के दिन आपको ऐसे ही सेट से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप बैठ करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम अभी बिल्कुल लेटेस्ट यानी पिछले साल वाले ही सेट को सॉल्व करा रहे हैं भैया, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट पैटर्न आपको समझ में आएगा कि भैया हमारे सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये सेट होगा भैया हमारा सेट नंबर 7 और कोड होगा आपका सेट का KF, ठीक है। अच्छे से क्लियर कर लेना कि हमें कौन से क्वेश्चंस को आज पढ़ना है, ठीक है ना भाई। तो पहले 4 लाइनें सुन लीजिएगा, ठीक है, बड़ी प्यारी सी हैं और आप लोगों के लिए ही लिखी गई हैं। क्या कि अगर मैं लिखूं किताब तो तुम्हें अपना लिखूंगा, अगर मैं लिखूं किताब तो तुम्हें अपना लिखूंगा, खुली आंख से देखा गया वो सपना लिखूंगा, खुली आंख से देखा गया वो सपना लिखूंगा, लिख कर सारे दुख अपने हिस्से में, लिख कर सारे दुख अपने हिस्से में, तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ हंसना लिखूंगा, तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ हंसना लिखूंगा। मजा आ गया ना भाई। चलो अभी शुरू करते हैं ऐसे ही मजे के साथ में अपनी कहानी को और देखते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में ऐसे 2 के घ नंबर तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है ना। तो आज की जो कहानी होने वाली है भैया वो ये होगी कि हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं कहाँ से, तो बोलोगे भैया क्वेश्चन नंबर 3 के का से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के का से आज कहानी शुरू होने वाली है भैया, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक। सबसे पहले शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% द्रव्यमान आयतन, ये इंपॉर्टेंट चीज भैया, यहीं से हिंट मिलना शुरू होती है। अगर कोई चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है या तो वो उलझाने के लिए दी गई है या फिर आपको सुलझाने के लिए दी गई है। होता नहीं होता कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दे दिया जाता है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, बट उस टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता है, ठीक। तो एक बात मेरी समझना पड़ेगा भैया आपको, क्या कि या तो आपको कोई चीज उलझाने के लिए दी गई है या फिर बहुत कुछ समझाने के लिए दी गई है, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, समझते हैं कि ये क्यों दिया गया हमको, ठीक। तो पहले इस 5% को समझ लेते हैं भैया, ठीक है ना। तो जब भी कभी भी आपको भैया इस तरीके से 5% और क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर लिख रखा है उसने द्रव्यमान, नीचे लिख रखा है आयतन, ठीक है ना। ये चीज, इस चीज का क्या मतलब होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक मोटी सी बात समझनी है कि आपका जो परसेंटेज होता है वो कितने का होता है, तो जवाब आएगा भैया 100 का। तो आपको नीचे आयतन दिख रहा है ना, तो आयतन दिखने के लिए आप इसको क्या मान लेंगे, ml। तो 100 ml है ना, विलियन या आयतन में 100 ml विलियन, ठीक। ऐसे लिख सकते हो भैया, क्या लिख सकते हो कि 100 ml विलियन में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तो ही है, देखना ध्यान से, सॉरी एक सेकंड, ग्लूकोज लिखा भैया, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे ग्लूकोज है, ओके। तो ग्लूकोज है तो कह रहा है में ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 की मात्रा, ठीक है ना भैया, ऐसे समझना की मात्रा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ओके। ये बात आपको समझना पड़ेगा भैया कि 100 ml विलियन में ग्लूकोज की मात्रा, ठीक। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये इसका क्या मतलब होगा, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि जो 100 ml में हमें मात्रा लेनी है वो कितनी लेनी है, तो कह रहा है 5%। तो 5% को आप तुरंत किस में चेंज कर दीजिएगा, ग्राम में चेंज कर दिए। इतनी बात सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, देखो ध्यान से, ऊपर W लिख रखा भैया, इसका मतलब है ये चीज ग्राम में लेनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फोकस पूरा बोर्ड की तरफ चाहिए भैया आपका में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कोई मजाक नहीं, कोई ठीक है ना, इधर उधर की बातें नहीं, केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक। तो 5 ग्राम आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ग्लूकोज मिल गया, तो C6H12O6, ओके। यहां तक की कहानी कंप्लीट होती है भाई, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, दूसरी चीज, तो हमें ये कितने में मिला, 100 ml में, लेकिन नीचे देखो ध्यान से, तो आपको एक चीज दिख रही है कि V का मान दिया गया। तो V का मान आपको मिलीलीटर में लेना होता है या आप लीटर में लेना चाहें तो आपको ध्यान रखना है भैया कितना लेना पड़ेगा, 1000, या अगर लीटर में लेना चाहते हैं तो फिर 1 लेना पड़ेगा, ठीक। ये सारी क्लियर चेक करनी पड़ेगी चीजें, ठीक। तो अगर 100 ml विलियन में अगर इतनी मात्रा है तो आपको किसमें लेनी पड़ेगी, 1000। तो अब अगला पॉइंट आप यहां से लिखेंगे
लिखेंगे क्या, ये जो मान है ना ये किसका मान होता है, तो तुम बोलोगे भैया WA का होता है। ठीक, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें, कैसे भी बताते हैं फिलहाल। अब कह रहा है क्या कि 1000 ml विलयन में ग्लूकोज की मात्रा, 1000 ml विलयन में ग्लूकोज की मात्रा। ठीक, इस चीज को समझते हैं बड़े ध्यान से, है ना। अभी क्या करना है, तो आप बोलेंगे भैया कि हाँ यह चीज हमें क्लियर करके बता दो पहले फटाफट से। तो आप लिखेंगे कि भैया जो WA का मान हमारा निकल कर आएगा, अब आपने इधर 10 से गुणा करा दिया, 10 से इसमें गुणा करा दो, तो आप देखोगे भैया 50 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम C6H12O6। ठीक, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, चीजें देर में समझ में आएंगी, लेकिन अगर आपका फोकस पूरा बोर्ड की तरफ बना रहा तो मैं वादा करता हूं आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। ठीक, इतनी सारी चीजें अगर आपको पल्ले पड़ गई हैं तब हम फिर कुछ आगे की कहानी बताएं आपको। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए अभी क्वेश्चन में आपको क्लियर करके बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, तो WA का मान आपने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक, अब एक चीज और ध्यान से देखो, कह रहा है कि विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब। तो अब अगले वाली की कहानी लिख लो, जो पाई का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, कह रहा है 7 वायुमंडल दिया गया। सुनना बड़े ध्यान से, 7 वायुमंडल दिया गया है भैया। ठीक है ना, अब 7 वायुमंडल में क्या करना है जरा ध्यान से देखते हैं। कह रहा परासरण दाब उत्पन्न करता है। ठीक, अब इसमें जो पूछा वाली बात है वो कह रहा किस ताप पर, तो आपसे टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक, यानी जो आपको मान निकालना है वो किसका मान निकालना है, T का मान निकालना है। ठीक, और यहीं पर आपको R का मान फिक्स करके दे दिया है 0.0821। देख लो ध्यान से, 0.0821। ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो हमें सबके लगभग मान पता चल गया। अब हमें केवल फॉर्मूले की जरूरत है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या कि पाई V बराबर N इंटू में R इंटू में T। सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है ना, पाई V बराबर N इंटू में R इंटू में T। अब अगर मैं यहीं पर आपको N बराबर समझाना चाहूँ यानी मोलों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है WA बटे MA। क्या होता है भैया, WA बटे MA। तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, और मैंने कहा T बराबर निकालना है, पहले काम करते लिख लेते हैं, थोड़ी सी कहानी, कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी, आराम से दिख जाएगी। तो N की जगह पे क्या लिख लो आप, WA। ठीक है ना, और बटे में क्या रख दो, MA, और इंटू में क्या रख दो, R, और इंटू में क्या रख दो भैया, T रख दो। ठीक है ना, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जो V हमारा मिलीलीटर में आता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ता है। ठीक, अभी वो सब करके दिखाते हैं कैसे। मैंने कहा पहले आप एक बारी T के बराबर फॉर्मूला बना लीजिए जो जरूरत है हमें। ठीक, तो बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देते। तो हमने कहा T बराबर जब आप निकालेंगे, देखो क्योंकि T का मान निकालना ना, तो T बराबर जब हम लोग निकालेंगे तब ये देखो ऊपर की तरफ चले जाएंगे भैया। ठीक, तो बोले हाँ चलो समझ में आ गई कहानी। तो क्या मिलेगा, पाई इंटू V ऑलरेडी ऊपर लिख रखा, और ऊपर आप क्या लेकर के चले गए, MA। ठीक, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, अब क्या, तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ये WA मिलेगा और R मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आप क्या लिख लेंगे, WA लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, R लिख लेंगे। ठीक, और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भैया, 1000 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कहानी होती है V को लेकर के। ठीक, अब V जो आपने लिया है वो किसमें लिया, देखो ध्यान से, ये 1000 मिलीलीटर लिया आपने। ठीक, तो ये किसका मान हो गया, बोलोगे V का। तो जब V आपको मिलीलीटर में दिख जाता है तब हमें 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, अब अगर फॉर्मूले में अगर V लिखना चाहो तो मैं यहीं पर अगर थोड़ा समझा दूँ, तो मैंने आपसे एक बात बता दी क्या, कि आप यहाँ पर पाई बराबर निकाल दो, तो ये V कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। बड़ी बात समझ में आ गई ना, कि तो V कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब जब V नीचे आ जाएगा तब आप ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि जो ये V है वो आपको दिया कितने गया, ML में दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मूला नजर आ जाएगा भैया। बोले ठीक है भैया, कहानी समझ में आ गई। अब T बराबर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पाई का जो मान आपने देखा वो 7 वायुमंडल आपको दिया गया, मल्टीप्लाई V का मान आपने देखा भैया कितना दिया गया, आपको 1000 दिया गया, इंटू MA का मान अभी आप नहीं निकाले हैं, तो मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि MA के मान के लिए आपको क्या करना पड़ता है, WA का फॉर्मूला देखना पड़ता है। तो WA का फॉर्मूला आपने देखा क्या दिया गया, ग्लूकोज। अब इसके लिए ग्लूकोज के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कितना होता है मान, 180 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक, अच्छा ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, नहीं याद है तो फिर निकालना आना चाहिए। ठीक है, मुझे याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, निकालते तो कैसे निकालते, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 12 छंग 72। क्या बोलोगे भैया, कि 12 छंग 72। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है क्या, कि इधर पे आपकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 72 प्लस एक कार्बन का कितना होता है, तो बोलोगे भैया 1, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12, और 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो यही मिलेगा 180। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ठीक है, बोले हाँ। अभी रख दो मान फटाफट से। ठीक है, तो MA का मान आप यहाँ पर कितना रख लेंगे, बोलोगे भैया 180 रख देंगे। ठीक, अभी किसका मान बचा ऊपर, देखो ध्यान से, तीनों के लिख गए, बोले हाँ, नीचे आ जाओ। अब नीचे में इसका देखो WA का मान आपने देखा भैया कितना
मिला आपको WA का मान, तो बोलोगे फाइनली 50 ग्राम मिला। तो यहाँ पे कितना रख दो, 50 रख दो। नीचे और क्या दिया गया, R का मान कितना है, तो 0.0821 रख दो, ठीक। और मल्टीप्लाई करा लो कितने से, बोलोगे भैया 1000 से, ठीक है ना। अभी आपको कुछ और बातें करनी पड़ेंगी, ध्यान से समझ लो। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, ऊपर देखोगे भैया कितना जीरो बन जाएगा, जवाब आएगा भैया 4 जीरो बन जाएगा। देख लो ना ध्यान से, 4 जीरो बन गया, बोले ठीक है। अब निपटाने में लग जाओ भैया, जो जो निपटते नजर आए तो उनको निपटा देते हैं। तो बोले भैया 1 2 3 और एक ये जीरो मिल गया, तो कितना हो गया 4। तो 4 जीरो आपने देख लिए, बोले हाँ भैया ठीक है, कहानी पल्ले पड़ गई। 4 ऊपर निपटा दो, 1 2 3 4, ये चारों जीरो कट गए, बोले ठीक है, कहानी अभी यहाँ तक तो समझ में आती है अपन को, है ना। अब क्या करना है आपको, तो मैंने कहा आपसे और कुछ कटने जैसा दिख रहा है क्या आपको, सोचो जरा ध्यान से, लगे कि कट जाएगी कहानी। तो हमने कहा ये मुझे 5 दिख रहा भैया, ठीक, 5 को काट दे सकते हैं। तो 5 से काटा, तो 5 से हमने कहा कि इसको काट करके देख लो, ठीक। तो आप इसको काटोगे तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, यानी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 200, ठीक है ना। इतनी चीज़ें बची। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपको फाइनली मिला वो क्या मिला, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि 7 दूनी 14 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 दूनी 1400, ठीक। और मल्टीप्लाई इधर कितना मिला आपको 180, कितना मिलेगा भैया 180, ठीक है ना। और बटे में आपको देखने को मिलेगा 821 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा बचा। अब आप 14 और 18 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और 821 से डिवाइड करा दीजिएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आपका कुछ आंसर नजर आएगा भैया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, वो जो आंसर आएगा वो आपको किस में लिख लेना है, केल्विन में लिख देना है, ठीक। यही भैया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इतना तो काम आप खुद ही कर सकते हैं घर में जाकर के कि भैया हमें इसका क्या करना है, कैलकुलेशन भी करने को बची और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास में, ठीक। तो इतना काम आप भैया कर सकते हैं घर में, ठीक है ना। तो इसको आप जो है ना आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि कितना आंसर हमारा आया, ठीक। तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि नहीं होगी, बोले हाँ भैया समझ में आ गया। फटाफट से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे इसी में, है ना। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। जरा पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे कि फिनॉल बनाने की, क्या दिया गया देखो ध्यान से, फिनॉल बनाने की विधि का, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण लिखे। मतलब कोई एक फिनॉल बनाने के कोई एक तरीके को आपको लिख देना है, ठीक है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा, देखो कैसे। अब हमने कहा भैया ये क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ जाना चाहिए भैया, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना 2 नंबर का, है ना। अब फिनॉल बनाने की बात करता है, तो फिनॉल बनाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, कहते हैं हमें रासायनिक समीकरण बताना है। तो बोले बहुत आसान सा काम है, आप लिखेंगे कि भैया हमें किससे बनाना है, BDC से। किससे बनाना, आप लिख सकते हैं BDC से फिनॉल, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख दीजिए आप, BDC से फिनॉल, ऐसे लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो अब BDC से फिनॉल बनाना बहुत आसान काम है भैया, बहुत इजी काम है। कैसे करते हैं जरा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको BDC तो बनाना आना चाहिए ना भैया, क्या आना चाहिए, BDC बनाना। अब BDC बनाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एनिलीन। तो आप क्या करेंगे भैया, इस तरीके से बेंजीन समूह के ऊपर क्या जोड़ लेंगे, NH2 जोड़ देंगे। इस चीज़ को भैया हम लोग कहते हैं एनिलीन, ठीक। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया आपको किसके किसके साथ में करानी है, तो मैंने आपको बताया कि NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl। भैया ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक। और ऐसे केस में आपको क्या करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या ले लेना होता है, टेम्परेचर। ये रिएक्शन ठंडे में आपको करानी पड़ती है, ठीक। और जब आप ये रिएक्शन ठंडे में आप कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक BDC की शक्ल क्या होती है, इधर देखते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो आप देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर आपको N2Cl देखने को मिलेगा भैया, क्या देखने को मिलेगा, N2Cl मिलेगा, ठीक। हाँ, अब इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक। अब इतना करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसकी जो रिएक्शन है वो वार्म वाटर के साथ करवानी होती है। किसके साथ करवानी होती है, वार्म वाटर के साथ में, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि भैया वार्म वाटर, और जब गर्म जल के साथ अब क्रिया कराई जाती है तब आपको मिलता तो H2O ही है, होता तो वो भी H2O ही है ना। तो H का प्लस मिलता और क्या मिलता, OH का माइनस, ठीक। तब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन समझ में आएगी, ठीक है ना। क्या समझ में आता है जरा देखना, क्लियर करते हैं। तो हमने कहा H का प्लस किसको दे देना, Cl को। तो आप देखेंगे यहाँ से जो बाहर होने वाली चीज़ है वो क्या बाहर हो गई, HCl। और क्या देखने को मिला आपको, तो बोलोगे भैया दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो नाइट्रोजन गैस बाहर होने को देखने को मिल जाएगी। अब बचा केवल OH है, तो भैया इसी OH को आप क्या कर देना, इस बेंजीन समूह के ऊपर जोड़ देना जा करके, ठीक। ये बन गया भैया आपका फिनॉल। अब जरा बताओ हमें कोई समस्या हो तो सोचो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा ही आने वाला है, ठीक। बशर्ते आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है ना भाई। चलो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है भैया, तो ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं किसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए जरा ध्यान से, ठीक, पढ़िएगा।
तो ये फिनॉल वाला कहानी कंप्लीट हो गई। बोले ठीक है। एनिलीन, अब ये वाला देखते हैं जरा, ठीक है। कह रहा एनिलीन के का पीकेबी का मान मेथिलेमीन की तुलना में अधिक होता है, यानी जो एनिलीन होता है उसका पीकेबी का जो मान है वो एनिलीन की तुलना में अधिक होता है, ठीक। कारण समझाइए। कारण के लिए मैं आपको छोटे से क्वेश्चन इसके आंसर की तरफ लेकर के चलता हूँ, जरा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ये लिख रखा मैंने इसका आंसर, आप देख पा रहे होंगे क्या कि एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर घनत्व कम हो जाता है। चलो इसका मतलब समझते हैं, ठीक। तो पहले बोलोगे भैया हमारे पास में ये क्या हो गई भैया, एनिलीन की शक्ल हो गई। किसकी शक्ल हो गई, बोलोगे भैया एनिलीन की शक्ल हो गई, ठीक। इस चीज को समझने की कोशिश करना भैया थोड़ा थोड़ा सा, है ना, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएंगी चीजें बेहतर तरीके से, ठीक। तो आपने देखा कि ये हमारे पास में ऊपर NH2 जोड़ देना, इस चीज को हम लोग बोल देते हैं एनिलीन। क्या बोल देते हैं भैया, एनिलीन बोल देते हैं। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना, एनिलीन। अब इस एनिलीन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। चीजें मेरी कोशिश करना समझने की, ठीक। अच्छा मैंने गलती से यहाँ पर जो है ना ये बीच में गोला ना बनाना चाहिए, ठीक है। बेंजीन की शक्ल में होता है गोला, लेकिन आपको यहाँ पर बॉन्ड दिखाना की जरूरत उसी चीज की है हमको, ठीक। तो हमने कहा भैया हमारे पास में एक यहाँ पर बॉन्ड बना, एक यहाँ पर बॉन्ड बना, एक यहाँ पर बॉन्ड बना, इतनी चीज पल्ले पड़ गई। बोले बिल्कुल कतई समझ में आ गया हमको, ठीक। अब मेरी एक छोटी सी बात और समझने की कोशिश करना तुम, वो क्या कि हम तुमको समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अब तुमसे साफ साफ उसने कहा कि एनिलीन में अनुनाद के कारण, मतलब तुम्हें एनिलीन की अनुनादी संरचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। कह रहा है कि कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो घट जाता है, कैसे कह रहा है, अनुनादी संरचना के कारण। कैसे होती मैं सिखाता हूं तुम्हें। क्या करना, इस नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, इस लोन पेयर को आप कहां शिफ्ट करके ले आओ, इस बीच वाले डबल बॉन्ड के पास। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से ना, तभी चीजें क्लियर होती हैं, नहीं तो फिर तकलीफ होगी। ये बात तो समझ लेना अच्छे से, है ना। मैंने कहा आपसे एक बारी और क्लियर करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझते हैं, ठीक। अब हमने आपको एक बात समझाई और हमने कहा कि एक काम करो जरा मेरी बात तो सुनो ध्यान से, ठीक। हमने आपसे कहा इस तरीके से एक और बेंजीन की शक्ल बना लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है ना, ऐसे ये बन गई। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ना, 2-3-4 बार बनाना तो वैसे भी पड़ेगा अपन को, है ना। तुम चलो भाई साहब उधर की तरफ चलो, एक और कर लेते हैं कॉपी, है ना, ऐसे भी जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। अभी ध्यान देते भैया, ठीक है। क्या ध्यान देते, चलो इधर आ जाओ वापस से। हमने कहा कि जैसे ही आपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करे तो अब आप देख पाओगे कि अच्छे तरीके से कि आपने यहाँ पर देखा तो जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड के बदले कितने बॉन्ड दिखेंगे, 2 बॉन्ड दिखेंगे। देखो ना ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए बीच में तो 2 बॉन्ड दिखेंगे। बोले हाँ ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने आएंगे तो जरा एक छोटी सी बात समझना कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने तो भैया अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, दान कर दिए। अब दान करने पे चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस का। तो नाइट्रोजन की कहानी थोड़ी सी बदल गई। समझ रहे हो ना मेरी बात को ध्यान से। अब जैसे ही भैया एक तो बॉन्ड आपका ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ था, जरा सोचो ध्यान से, एक बॉन्ड तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर बना ही हुआ था, ठीक। अब ये और आकर के बन गया तो अब तुम देखो कि ये जो कार्बन बीच में था इसके कितने बॉन्ड बन गए, तुम बोलोगे भैया 5। और 5 बॉन्ड, ध्यान रखना भैया कि कभी भी ये कार्बन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या ये 5 बॉन्ड बर्दाश्त कर लेगा, बोले कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता भैया, ठीक। तो करना क्या पड़ेगा, तो अब आपको एक छोटी सी मेरी और बात समझनी पड़ेगी, वो ये समझनी पड़ेगी क्या कि अब जो ये वाला बॉन्ड है वो बेटा कहाँ शिफ्ट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तुम बोलोगे भैया इस वाले कार्बन के पास में। समझ में आ गई कहानी, कहाँ पर, इस वाले कार्बन के पास में। बोले ठीक है भैया, कतई समझ में आ गया हमको। तो अब ध्यान से समझो, तो इस वाले कार्बन के ऊपर आपको चार्ज कैसा देखने को मिलेगा, माइनस का, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जो दान करता है उस पे प्लस आता है, जो ग्रहण करता है उस पे माइनस आता है, ठीक। तो इसको बोले यार हम क्यों बर्दाश्त करके रखेंगे माइनस का ना, तो ये भी थोड़ी देर तक तो रखता है, लेकिन ये फिर अनुनादी संरचना के कारण इसको शिफ्ट कर देता आगे की तरफ, ठीक। समझना बड़े ध्यान से, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम लेकर के समझते हैं। एक आध क्वेश्चन में अगर टाइम लगता भी है ना भैया तो देना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती उसमें, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि हमने कहा ना आपसे कि ये जो बेंजीन की शक्ल है इसको भी उठा करके यहाँ पे ले आओ और इधर चिपका देते हैं आकर के, ठीक। अब इतनी सी कहानी में आपको कुछ बातें तो फिक्स दिख रही हैं कि ऊपर आपका जो ये डबल बॉन्ड है वो अभी भी बना हुआ है, बोले ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर चार्ज अभी भी कैसा बना हुआ है, सिंगल का प्लस बना हुआ है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे आपने यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलोगे बिल्कुल बनेगा भैया, ठीक है ना। अच्छा ये वाला तो बना ही हुआ था ना, अब एक तो यहाँ पर बना हुआ है। अब इस चीज को समझ लो, जैसे यहाँ पर देखोगे तो इसके अब कितने बॉन्ड हो गए, तुम बोलोगे हमें तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं।
कितने दिख रहे हैं 4, लेकिन भैया यहाँ 4 बॉन्ड नहीं, यहाँ पर 5 बॉन्ड बन गए हैं, क्योंकि इस वाले में एक हाइड्रोजन भी तो होता है। अगर बेंजीन की आपने ये शक्ल याद रखी है या आपने कभी ना कभी पढ़ी है तो सबको ये बात अच्छे से सिखाई गई होगी कि भैया हर बेंजीन के पास, मतलब बेंजीन के जो साइड में कॉर्नर में ये क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। हर कार्बन के पास में क्या क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक बॉन्ड तो उसका ऑलरेडी किसके साथ में बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ में, और 2 2 4 ये हो गए, 5 हो गए कि नहीं हो गए, बोलो तकलीफ हो गई। अब क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या करना, आपको हटा देना। कैसे हटेगा मैं समझाता हूँ, ध्यान देना भैया, ठीक है ना। कैसे हटेगा वो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये अब जैसे इसने इधर शिफ्ट करा तो ये वाला जो बॉन्ड है ना वो कहाँ शिफ्ट होकर के आ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना भैया, टाइम लग रहा, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, हमें बस क्वेश्चन पल्ले पड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ आओगे भैया तो तुम देखोगे कि इस वाले कार्बन के ऊपर जो चार्ज है भैया वो कैसा हो गया होगा, माइनस का हो गया होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, बोले ठीक है, यहाँ तक की तो कहानी हमें पल्ले पड़ गई। अब क्या करें भैया, बोले कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी और अनुनादी संरचना बढ़ाते हैं। तो अब जब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस का, वो कहाँ शिफ्ट कर देगा भैया, इस वाले कार्बन के पास शिफ्ट कर देगा। हैं बोले ये क्या कर चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा अपन को। तो ठीक, बोले अभी समझाते हैं, ध्यान देना। अब हमने कहा इस वाले को भी उठा करके ले आओ फटाफट से, इस वाले को भी उठा करके ले आओ, ठीक है। तो अब जैसे तुम यहां पर लेकर के आओगे इस चीज को, क्या कर दिया यार इसने, तुम बिन जिया जाए कैसे और कैसे जिया जाए तुम बिन। फोकस करो बोर्ड की तरफ। क्या करेंगे, जैसे तुमने यहाँ पे शिफ्ट करा, अच्छा ऊपर देखो डबल बॉन्ड्स के साथ में आपका NH2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस का चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके पास में यहाँ पर बॉन्ड ऑलरेडी फिल है और एक बॉन्ड आपका यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, ठीक। अभी जरा ध्यान देना, अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलोगे कतई भैया बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें समझ में आ गई कहानी पूरी की पूरी। अब अगर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इसके कितने फिर से बॉन्ड बन गए, 5। बोले कैसे, देखो 2 2 4 और एक हाइड्रोजन के साथ वाला, तो 5 ये बर्दाश्त कर पाएगा क्या, तो बोलोगे कतई नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाएगा ना, तो फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटेगा। और कैसे हटेगा, क्यों हटेगा, इसका कारण ये कि ये वाला जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर देगा, ऊपर वाले कार्बन के पास में, ठीक। जैसे उधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे भैया चार्ज कैसा दिख जाएगा, माइनस का दिख जाएगा, ठीक। फिर वही पुरानी कहानी कि ये क्यों माइनस बर्दाश्त करके रखे, इसकी क्या मजबूरी है ना, तो ये तुरंत आने वाले कार्बन यानी यहाँ बीच में डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देगा भैया, ठीक है ना। अब अगर चीजें शिफ्ट हुई है तो कैसे आगे की कहानी बढ़ती है, जरा क्लियर करके देखते हैं। मैंने कहा इसको भी उठा करके यहाँ ले आओ। अब जैसे यहां पर आप ले करके आए, जरा चीजें फोकस करके समझना ध्यान से। मैंने कहा आपसे क्या कि यहां पर, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना भैया, हर एक चीज बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड से तुम्हारे पास में क्या जुड़ा हुआ था, N, और N के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, H2, चार्ज कैसा था, प्लस का, ऐसा मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते, ठीक। तो जैसे अच्छा ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। अब तुम जैसे इसको शिफ्ट करा तो एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया। अब इस कार्बन के फिर से कितने बॉन्ड बन गए, तुम बोलोगे भैया 5 बन गए। अब ये 5 क्यों बर्दाश्त करे, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना वो तुरंत कहाँ, इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है भैया कहानी बदल जाएगी, क्या कि यहाँ से जो ये प्लस का चार्ज है ये गायब हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई, प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा और उसके बाद में ये जो बॉन्ड था वो भी गायब हो जाएगा, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे ये हो गई अनुनादी संरचना। इसको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना कहते हैं, ठीक है ना। फटाफट से भैया एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक चीज और समझ लो ध्यान से, क्या कि जिस कारण नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए कम उपलब्ध होता है, ठीक। अतः एनिलीन का pKb का मान मेथिलेमीन से अधिक होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अनुनादी संरचनाएं बना लो, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे पास में क्या दिया गया है, जल्दी से क्लियर करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये आपका घ नंबर तक हो गया। अब अपन समझते हैं क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है ना। तो कह रहा टॉलेंस परीक्षण किसे कहते हैं, बहुत आसान सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉलेंस परीक्षण, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसको अपन टॉलेंस अभिकर्मक भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलोगे टॉलेंस परीक्षण, ठीक। टॉलेंस परीक्षण, एक सेकेंड, परीक्षण, ठीक है, ऐसे टॉलेंस परीक्षण, ठीक। फटाफट से देखते हैं। तो आपको 2 बातें याद रखनी, मैं यहाँ पर थ्योरी लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोले दे रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट तथा, ध्यान से सुनना, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को, सुनना बड़े ध्यान से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को, सुन लो, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हमेशा से याद करके रखना इस चीज को, ये बात ध्यान रखना, के विलयन को
टॉलेंस परीक्षण कहते हैं, के विलियन को टॉलेंस परीक्षण कहते हैं। ठीक, ये लिखने के बाद फिर लिखोगे ये एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके, या एल्डिहाइड को ऐसे लिख लो, ये एल्डिहाइड के परीक्षण में उपयोग किया जाता है, परीक्षण में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये एल्डिहाइड के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, नोट पॉइंट बना करके लिखना है, जिसको ऐसे मैंने कहा आपसे क्या कि ये जो है ना क्या करता है, तो बोलोगे भैया कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। ठीक, इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, कैसे, एक एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझा सकते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास में जो है ना एक फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है, HC≡OH। ठीक, इसकी अभिक्रिया आपको टॉलेंस परीक्षण के साथ में करनी है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ करनी। बहुत इजी सी कहानी है कि ये जो है ना ऑक्सीकरण करा देगा, यानी ये जो H है वो कहाँ आ जाएगा, सॉरी O जो है किसके पास जाएगा, H के पास। तो देखोगे HC≡O और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। ये बन गया फार्मिक अम्ल, और आप देखेंगे केवल आपके पास में Ag के 2 मॉलिक्यूल बचे। यही हमारा कहलाता भैया क्या, रजत दर्पण। क्या कहलाता भैया, रजत दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, तो इतना सा कॉन्सेप्ट था। मेरे ख्याल से आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, देख लो जरा ध्यान से और फटाफट से भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी समझते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा, ठीक है ना भाई, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बड़े ध्यान से आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। ओके भाई, चलो। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें, चलिए भाई, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और चौथे का का। ओके, अब चौथे के का में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन आप ऊपर कर भी चुके हैं। अगर आपने पहला वाला बहुकल्पी क्वेश्चन देखा है, ध्यान से समझा है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ उसी का ही छोटा बड़ा भाई है, ये बात समझ लो ध्यान से। ठीक, और 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये बात ध्यान रखना है, आसान चीज नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं, फिर कारण बताता हूं। ठीक, आपने बेटा अणुसंघ गुणधर्म पढ़े होंगे, सब लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, अगर पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है ना, अगर नहीं पढ़े हैं तो जा करके हमारे चैनल पर बेटा, ठीक है, पहले लेक्चर मतलब पहले चैप्टर के जो लेक्चर्स पढ़े उनको दिखे जा करके। ठीक, अणुसंघ गुणधर्म, वहां पर आपको 4 गुणधर्म पढ़ाए गए होंगे। ठीक है ना, 4 अणुसंघ गुणधर्म। पहले तो ये चीज समझ लो कि अणुसंघ गुणधर्म का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना ये जो सब के सब है ना भैया, ये किस पर डिपेंड करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए भैया अणुओं की संख्या पर। ठीक, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये सब अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, इससे कुछ कम नहीं, इससे कुछ ज्यादा नहीं। ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। चीजें क्लियर होती बनी। अब बोले हाँ, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसमें से आपने जो पहला पढ़ा होगा अणुसंघ गुणधर्म, वो ये पढ़ा होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मैं एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करता हूं भैया, जितने भी आसपास के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक ये अणुसंघ गुणधर्म हो गया। दूसरा जो अणुसंघ गुणधर्म है वो ये है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन, दोनों बातें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आपने जो तीसरा पढ़ा होगा मेरे ख्याल से वो ये पढ़ा होगा क्या, कि हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन, हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन। ठीक है ना, ऐसे ये 3 होगा अणुसंघ गुणधर्म। ठीक, और चौथा अणुसंघ गुणधर्म भी आपने पढ़ा होगा क्या, वो जो क्वेश्चन में दिया गया है, परासरण दाब। समझना बेटे ध्यान से। ठीक है ना, परासरण दाब। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। तो अब जो चौथा अणुसंघ गुणधर्म है वो क्या होगा, तो जवाब आएगा भैया परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब। ठीक है ना, तो ये 4 ऐसे अणुसंघ गुणधर्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं अणुओं की संख्या पर।
ठीक है ना भैया, किस पर डिपेंड करते हैं, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक, अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी भैया कि अणुओं की संख्या पर अगर डिपेंड करते हैं तो कैसे इसको हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर ले, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा हमारे पास में जो पहला है वो 0.1 मोलर यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब आएगा भैया NH2CONH2। अब हमने कहा आपसे कि इसको आयनित करके बताओ, तो बोलोगे भैया कि ये वियोजित नहीं होता है। वियोजित होना या आयनित होना दोनों एक ही बातें होती हैं। ये वियोजित या आयनित नहीं होता है, ठीक है ना, वियोजित या आयनित, ये वियोजित या आयनित नहीं होता है। ठीक है ना, अगर नहीं होता है तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर जो आपको नजर आने वाला है आयनित नहीं होता है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर एक छोटा सा जवाब देंगे कि इसके जो अणुओं की संख्या दिख रही है ना, वो कितनी दिख रही है आपको, एक ही तो दिख रही है। तो बोलोगे हाँ भैया ठीक है ना, ये एक ही अणुओं की संख्या है। लेकिन अगर मैं यही कहानी आपको समझाऊं किसको लेकर के, दूसरा हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड, उसकी भी सेम वैल्यू दी गई है 0.1 मोलर, ठीक है ना, सेम दिया गया है मान, और वहां पर क्या लिख रखा है उसने NaCl। लेकिन जैसे ही इसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, Na का प्लस मिलता है, Cl का माइनस मिलता है। एक मॉलिक्यूल आपको ये मिल गया, एक मॉलिक्यूल ये मिल गया, मतलब आपके पास टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। तो जवाब आएगा भैया कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2, इसलिए ये जो है ना, या इसलिए इसका परासरण दाब अधिक होगा। ठीक है, तो कारण के लिए कहानी सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अच्छा, और थोड़ा सा बेहतर कारण समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, देखो ध्यान से। ठीक, क्या कि 0.1 मोलर NaCl का परासरण दाब 0.1 मोलर यूरिया से अधिक होगा। कारण परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अर्थात यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl का आयनीकरण होता है जबकि यूरिया आयनीकृत नहीं होता, इसलिए NaCl विलयन में यूरिया विलयन की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है। जो मैंने पीछे लिखा वही सेम लिखा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, दोनों ही कहानियां आपके लिए बराबर दिखेंगी, सेम दिखेंगी भैया। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले। और अब अगला क्वेश्चन भैया आपको दिख रहा होगा, जरा एक बार चेकआउट करो फटाफट से। चलिए भाई, ठीक, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया भैया खा नंबर में, कह रहा है रेडॉक्स विभव की व्याख्या करिए। ठीक, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ही सीधे देख लेते हैं। ठीक है ना, इधर आ जाते हैं। रेडॉक्स विभव, ठीक, कह रहा है क्या कि किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर या विभव उत्पन्न होता है, उसको रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक, अच्छा, मैं आपको समझाऊं थोड़ी सी कहानी। ठीक है, ऐसे आपने अगर डेनियल सेल पढ़ी होगी तब आपको थोड़ी थोड़ी बातें अच्छे से जरूर याद होंगी। कि आपने देखा होगा कि वहां पर आपने इस तरीके के 2 इलेक्ट्रोड लेते थे। ठीक है ना, ठीक है, डेनियल सेल समझ लो या वैद्युत अपघटनी सेल समझ लो, दोनों चीजें एक ही हैं। वैद्युत अपघटनी सेल समझ लो इसको। ठीक है ना, डेनियल सेल में आपको क्या करना पड़ता, 2-2 बनाने पड़ते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल। तो इसको आप बोलते थे कि भैया ये हमारी एनोड की छड़ है और ये किसकी छड़, हमारी कैथोड की। जब बैटरी जोड़ते थे ना तो इनके ऊपर एक तरीके से चार्ज आता था। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जो एनोड पे चार्ज आता था उस पे चार्ज कैसा होता था भैया, प्लस का। कैथोड पे चार्ज कैसा होता था, माइनस का। ठीक, अब उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पर इसमें क्या भरा होता था, हमारा एक विलयन भरा होता था। ठीक, तो अब इन विलयन के बीच में यहाँ कहीं पर आपको एक विभवांतर नजर आता था। उस विभवांतर को ही भैया हम लोग क्या बोलते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक, अब इस सेल विभव के लिए आपको एक फॉर्मूला छोटा सा भैया याद करना पड़ेगा, और वो याद करना पड़ेगा क्या, कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन n इंटू में लॉग बेस में 10। ठीक, और ऊपर लिखते थे आप प्रोडक्ट, क्या लिखते थे, प्रोडक्ट की सांद्रता, और बटे में क्या होती है नीचे, रिएक्टेंट की सांद्रता। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। अब प्रोडक्ट की सांद्रता में ऐसे आप ऐसे भी बता सकते हो कि भैया ऊपर आप लिख दो यहाँ पर क्या, ऑक्सीडेशन, और नीचे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, रिडक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई समस्या की कहानी नहीं है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इस चीज को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे पास में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कह रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। मतलब आपके पास में एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उदाहरण से समझानी है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान काम है, अपना तो काम ही यही है, क्यों, है ना भाई, अपना तो काम ही यही है समझाने का। आप हमसे पूछिए तो केवल, ठीक, हम आपको समझा करके बताते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, एग्जामिनर की आंख में आंख डाल करके हम लोग कहेंगे कि
आप हमें बस क्वेश्चन दे करके दिखाइए, कैसा भी कितना भी कठिन अपन फोड़ के बताते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक, कैसे पहचानते हैं? तो लिखोगे भैया कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान समझना कि अभिकारक कि वे अभिक्रियाएं, लिख लो अपने आप में कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अणुओं की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बात ध्यान रखेंगे, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। कैसे कहलाती है जरा देखते हैं। हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट के तरीके से मान लीजिएगा, हमने कहा हमारे पास एक कोई रिएक्शन ऐसे लिखी A + B to C + D, ओके, ऐसा। अब इसके लिए अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वेग बराबर अपन लिखते हैं क्या? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वेग बराबर में k और a की पावर में क्या लिखते हो भैया? x इंटू में b की पावर जो हम लोग क्या लिखते हैं वो लिखते हैं y, ठीक है। तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर अगर निर्भर नहीं करता है तब आपको एक बात समझनी पड़ती है कि x बराबर और जो y बराबर होता है वो हमेशा शून्य लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 0, ठीक। तो आप देखेंगे कि जब x बराबर y बराबर 0 ले लेंगे तब आपको जो है ना कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। बोले क्या देखने को मिलेगा? मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। वापस से आ जाओ और जब आप दोबारा से वेग का फॉर्मूला लिखने बैठोगे तब आप लिखोगे कि भैया वेग बराबर तो हमें क्या मिलेगा? k और a की पावर हमें क्या मिलेगा? 0 और इनटू में b की पावर भी हमें क्या मिलेगा भैया? 0, ठीक। तो जो हमारी कोटि मिलेगी, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें कोटि भी समझाना चाहूँ तो फटाफट यहीं पे निपटा करके लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। इसको क्या तकलीफ हो गई भाई, है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि कोटि n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x + y, और x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0, यानी कोटि कौन सी आ गई? शून्य कोटि की, ठीक। ये चीज क्लियर होगी? बोले हाँ। अब अगर किसी की पावर भैया 0 लिखी होती तब हमेशा ध्यान रखना उसका मान कितना होता है? 1, तो ये 1 1 हो गया। तो वेग बराबर जब आप लिखेंगे तब आपको क्या मिलेगा भैया? k मिलेगा, ठीक। मात्रक आप लिख सकते हैं मतलब शून्य कोटि के लिए तो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो एग्जाम्पल पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना, आपको एक गैस लेनी है हाइड्रोजन गैस, एक गैस लेनी है क्लोरीन गैस, ठीक है ना, और इन दोनों को सूर्य के प्रकाश में इनका विवाह करवा देना है। किसके प्रकाश में? सूर्य का प्रकाश। भैया अंधेरे में मत करवाना, नहीं, एक दूसरे को पसंद करने से मना कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। इनको प्रकाश में उजाले में बैठाना, तब देखेंगे कि एक दूसरे की खूबसूरती कितनी बेहतर है, और जब एक दूसरे को इनकी खूबसूरती समझ में आएगी तब ये दोनों क्या कर लेंगे? अभिक्रिया कर लेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देंगे। जरा बताएं हमें कि आपको कोई इस क्वेश्चन में तकलीफ हुई क्या? फटाफट से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या, चलो देखो ना, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, है ना। चलो भाई घा नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये घा नंबर है, ठीक है ना। इसको भी बना लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए। भाई साहब ये क्वेश्चन अपने आप में एक तगड़ा क्वेश्चन बना। रंग बताना है किस कलर का? अच्छा रंग पूछ देता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन बना लिया है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तब हमने आपको डिटेल से सिखाया था वहां पर कि क्या कहानी होती है पूरी की पूरी, ठीक। अब वो कहानी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या कहानी होती है, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं भैया लेक्चर आपको सीरियल से देखने ही पड़ेंगे, तभी तो मजा है, तभी तो कहानी है अच्छी सी। फिलहाल अब इस क्वेश्चन में आपको कलर बताने हैं, रंगीन नहीं बताना, कलर भी बताने के कैसा कलर होगा। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी को। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो किसकी बात दिया गया है? जिंक के बारे में। जिंक कितने नंबर पर होता है? 30 नंबर में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट चेप दो। तो क्या लिखते थे? आर्गन, और फिर क्या लिखते हो भैया? 3D, और 3D के बाद में क्या लिखते हो? बोलोगे भैया 4s, ठीक है ना। क्लियर कर दिया? बोले हाँ। अब ये काम करते हैं, इनकी जरूरत जब हमको पढ़ने ही वाली है ना तो इनको सीधे सीधे कॉपी कर लो। और तुम बेबी कहाँ चलो, इनको यहाँ टांग दें क्या? चलो करके देखते हैं एक बार, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम आ जाओ भैया, तुम इधर आ जाओ कम से कम। चलो अभी मेरी बात सुनना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमने कहा भैया आपसे क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, तो ये 18 नंबर पर होता है, तो 18 ये हो गया, 2 इसमें भर दिया 20 और 10 इसमें भर दिया 30, ठीक। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा गया जिंक का 2+ वाली कहानी। बड़े ध्यान से समझना भैया ना हर एक चीज को। तो जिंक 2+ निकालोगे, इसका मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे, बचेंगे कितने? 28। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से करते हो? तो सबसे 12वीं कक्षा में से निकाले जाते हैं, तो 12वीं कक्षा में आपको कितना बचेगा? 0। लेकिन डी में अभी भी आपके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तब आप डी के लिए कितना
कितने कक्षक बनाओगे 5, तो हमने कहा 1 2 3 4 और ये आपने क्या कर दिया 5 कक्षक, ऐसे 5 कक्षक बन गए, इलेक्ट्रॉन भर दो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। फिर मैंने कहा 6 7 8 और 9 और ये 10, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो बोले हाँ भैया, ठीक। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, बोलो 0 निकल करके आई, ठीक। अब आप बोलोगे क्या कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी एक भी नहीं, आप बोल सकते हो क्या कि इनका डी उपकोष पूर्ण है, क्या बोलोगे इनका डी उपकोष पूर्ण है, इसलिए ये डी संक्रमण तत्व डी संक्रमण करने में असमर्थ है, क्या बोलोगे डी। मैं देखो पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा भैया, ठीक है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको लिखते जाओ, डी संक्रमण, ठीक है ना, डी संक्रमण करने में असमर्थ हैं, करने में असमर्थ हैं, ठीक है ना, डी संक्रमण करने में असमर्थ हैं, ठीक। इसलिए ये समझना चाहते क्या करोगे, इसलिए ये, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते, ध्यान रखना है क्या, असमर्थ हैं, इसलिए ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते, दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते, और जब तक दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं किया जाएगा तब तक ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, रंगहीन होता है, इसलिए दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते तथा ये रंगहीन है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं देखने को मिलेगा। पहली चीज सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले भैया बिल्कुल कतई समझ में आ गई, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का भाई देखते हैं, ठीक है ना। अब इसी के भाई को निपटाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या जरा देखते हैं एक बारी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है वो कह रहा है क्या, कॉपर का 2+, एक बारी कॉपर को निपटा लेते हैं फटाफट से, देखो चलो पहले कॉपर की बातचीत करते हैं, कितने नंबर पर आता है 29 नंबर पर, ठीक। हमने कहा पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेपो फटाफट से, इसीलिए हमने इसको कॉपी कराया था भैया आपसे, ठीक है ना, कि इसको कॉपी करोगे तो ही मजा है ना। इसको चिपका दो यहाँ पर फटाफट से, आ जाओ भैया तुम, ठीक। अब इसमें भरो इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करोगे, ये अपवाद की श्रेणी में आता है, इसलिए भैया ध्यान रखना एस में 1 भरना, डी में 10 भर देने हैं, ठीक है। कहानी पल्ले पड़ गई, बोले हाँ भैया समझ में आ गई कहानी, ठीक है। अब तुम भी नीचे आ जाओ भैया, तुम्हारी भी जरूरत आन पड़ी हमको, ठीक। अच्छा एक बार और कॉपी कर लेते हैं, इसको ऊपर चिपका देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक। चलो इसको भी समझना भैया ध्यान से, अभी समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉपर का 2+, जैसे 2 दान करोगे तो कितने बचेगा भैया आपके पास 27। अच्छा 2 इधर से निकालने होते लेकिन उसके पास तो एक ही है, तो 1 निकालोगे, बाकी का कहाँ से निकालना पड़ेगा करके 9, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे ही 9 निकाला तो तुम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट, अब कच्चा मत बना, सबको पता हो गई, ठीक। तो यहाँ पर तुम ऐसे लिखो स्टार बना करके क्या कि इसमें इसका डी उपकोष अपूर्ण है, क्या बोलोगे, इसका डी उपकोष अपूर्ण है, इसलिए यह डी संक्रमण करने में समर्थ है, डी संक्रमण करने में समर्थ है, ठीक है ना, समर्थ है। यह दृश्य प्रकाश के कुछ हिस्से को या कुछ भाग को अवशोषित करता है, लिखो यह दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करता है, इसलिए इसका रंग नीला है, ठीक है ना। फटाफट से बेटा वही वाली तुरंत लाइन चेप दो जो मैंने आपको बताई थी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे कहानी समझ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का भाई देखते हैं भैया, 2 नंबर क्लियर हो गए, 3 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक। अब कह रहा है कॉपर का सिंगल का प्लास्टिक, अबे बाप रे क्या हो गया, है ना, बैक हो गया, हाँ आगे बात बन गई जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो ध्यान से, क्या इतने को निपटा दो, बाकी मत निपटाओ कुछ भी, ठीक। देखो तो कॉपर का सिंगल प्लस इस बारी पूछा गया, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बारी कॉपर का सिंगल प्लस निकालोगे तो इधर पे कितना बचेगा 28, ठीक। मैंने कहा आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो भैया, अब तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारी जरूरत नीचे आन पड़ी है, ऊपर तुम मत बैठे रहो, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, अब एक ही तो दान करना है, इधर से दान कर दिया तो कितना हो गया 0, ठीक। इसमें कितना बचेगा अभी भी 10, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे क्या, तो क्या बोलोगे इसका डी उपकोष पूर्ण है, इसका डी उपकोष पूर्ण है, इसलिए यह डी संक्रमण करने में असमर्थ है तथा यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, इसलिए इसका रंग रंगहीन है, क्या है रंगहीन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो आज हम लोगों ने तीसरा और चौथा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया भैया, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा भैया, ठीक। और बाकी के अगले क्वेश्चंस की जो कहानी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इनकी सबकी कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है ना भाई, ये बात अच्छे से क्लियर रखेंगे। और फिर उसके बाद में एक और लेक्चर लेकर के आएंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन वहां पर क्लियर करवा दिया जाएगा, बोले ठीक है।
कोई तकलीफ तो नहीं भैया किसी को, ठीक है ना। समझ में आए क्वेश्चन की नहीं आए, ठीक। अगर समझ में आ गए क्वेश्चन ना, तो हर रोज की तरीके से आपसे एक बेहतर कमेंट और एक लाइक की मांग रहती है भैया, ठीक है ना। अगर चीजें आपको सच में समझ में आई है और बेहतर लगा है ये क्लास, ठीक, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक थोड़ी सी दरख्वास्त क्या कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ये नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने आऊं, ठीक है, मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक, क्योंकि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।